फ्रांस की क्रांति में पृष्ठभूमि के बाद अब हम आज इस वीडियो में पढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति के आखिर कारण क्या थे, क्यों ये क्रांति संपन्न हुई। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो पृष्ठभूमि में हमने एक स्टोरी का फॉर्मेशन किया था वही स्टोरी आपको कारण में भी काम आएगी। आपको अलग से उसको रटने या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पृष्ठभूमि को अच्छे से समझा होगा तो आप फ्रांस की क्रांति के कारणों को आराम से लिख सकते हैं। मैं केवल एक सिनॉप्सिस के तौर पे या कह सकते हैं कि उसमें हेडिंग क्या देनी है, उसमें लिखना क्या है, इस तरह बताऊंगी कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, क्योंकि उसमें तो मैंने केवल स्टोरी बता दी थी। तो आप पृष्ठभूमि वाले वीडियो में अगर आप नहीं देखे हैं तो पृष्ठभूमि वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रांस की क्रांति के कारण। चलिए, फ्रांस की क्रांति, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि यूरोप में फ्रांस के अलावा अन्य देशों में भी फ्रांस जैसी ही व्यवस्था, बल्कि उससे भी बदतर व्यवस्थाएं मौजूद थी। लेकिन क्रांति फ्रांस में ही होती है, ऐसा क्यों? ये नहीं था कि फ्रांस की सबसे हालत वहां की बुरी थी, फ्रांस की ही सबसे बुरी हालत नहीं थी, अन्य देशों की भी हालतें जो थी वो बुरी थी। लगभग इंग्लैंड को छोड़कर 1688 में इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है और इंग्लैंड को छोड़कर लगभग सारे यूरोपीय देशों में वो निरंकुशता व स्वेच्छाचारी शासन मौजूद था। मतलब दैवी सिद्धांतों पर आधारित निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारी शासन मौजूद था। लेकिन फिर भी फ्रांस की क्रांति फ्रांस में ही होती है, मतलब यह क्रांति फ्रांस में ही संपन्न होती है। उसका जो कारण था, मुख्य कारण बना वही जो मैंने आपको बताया था, कर व्यवस्था। अगर कर को फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट पर भी लगा दिया जाता तो शायद यह क्रांति नहीं होती। लेकिन कर जो था, कर व्यवस्था केवल थर्ड स्टेट पर ही लागू हो रही थी, इस कारण यह क्रांति संपन्न होती है। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति में कारणों में हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पॉइंट वाइज देखते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में, मेंस एग्जाम में लिखने के लिए आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे तो वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, चेक करने वालों को भी थोड़ा प्रॉब्लम जाएगी और पढ़ने में इतना खुद को हमें इंटरेस्ट नहीं आता। जब आप किसी भी बुक में अगर पैराग्राफ फॉर्म में कोई चीज पढ़ते हो तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन आप पॉइंट में अगर पढ़ते हो उन चीजों को तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो हम इसे पॉइंट में ही लिखेंगे। फर्स्ट क्या डालेंगे हम, वही कि इंग्लैंड को छोड़कर लगभग संपूर्ण यूरोप में दैवी सिद्धांतों पर आधारित निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारी शासन मौजूद था। मतलब ये जो मैंने आपको वर्ड बोला, ये वर्ड आपको किस ओर इंडिकेट करता है, राजनीति की ओर कि सामाजिक की ओर कि आर्थिक दशाओं की ओर। ये वर्ड इंडिकेट करता है, ये पूरा सेंटेंस वहां की राजनीतिक परिस्थितियों की ओर इंडिकेट करता है। तो सबसे पहला कारण हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला हम कारण लिखेंगे राजनीतिक दशा। राजनीतिक दशा, ओके। राजनीतिक दशा में वही दैवी सिद्धांतों पर आधारित निरंकुश शासन और स्वेच्छाचारी शासन, वो आप लिख लेंगे। देखिए, मेरे पास कुछ कमेंट आए कि मैं पूरा एकदम डिस्क्राइब करके उसको लिखवा के आपके सामने समझाऊं, लेकिन वो थोड़ा मेरे लिए थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। मैं लिखूंगी और फिर आपको भी बोरिंग लगेगी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मेरे पुनर्जागरण के कुछ वीडियो में मैंने उसको लिख के समझाया था, तो वो कुछ लोगों ने कहा कि मैम आप लिखो मत, इसमें थोड़ा बोरिंग सा फील हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे हेडिंग करवा दूंगी, हेडिंग में मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगी, फिर वो आप अपने समझ के अकॉर्डिंग आपको वो समझ में कैसे आया, क्योंकि मैं ऐसा समझाती हूँ कि वो बेसिक से बेसिक, जो जिसे बेसिक्स भी नॉलेज नहीं है उसे भी समझ में आ सकता है। ठीक है, मैं कोई हाई लेवल का नहीं समझाती हूँ, मैं एकदम बेसिक से समझाती हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। तो मैं हेडिंग करवाती हूँ, उसके बाद में मैं जो भी आपको बताती हूँ एक स्टोरी फॉर्म में ही मैं आपको बताती हूँ, तो आपको वो समझ में, जैसे समझ में आ जाता है आप अपनी लैंग्वेज में उसे लिख लेंगे तो आपको जल्दी वो चीजें याद होंगी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगी और आप जो करते हो वैसे ही लिख लेंगे तो आप रटने की कोशिश करोगे बाद में। ठीक है, इसीलिए अगर आप अपने से लिखोगे तो क्या होगा, बाद में आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने वो अपने से सोच के लिखा है। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखा रही, केवल समझा रही हूँ। ठीक है, तो चलते हैं पॉइंट की ओर। क्या लिखेंगे राजनीतिक दशा में,
दैविक सिद्धांतों पर आधारित निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन मौजूद था। जो वहां का शासक लुई 14वां था, इंग्लैंड की क्रांति के दौरान जब जेम्स द्वितीय ने लुई 14वां की शादी तो मित्रता स्थापित की थी। लुई 14वां तो स्वयं को मैं ही राज्य कहता था, मैं ही राज्य हूं। क्या कहता था लुई 14वां? लुई 14वां कहता था मैं ही राज्य हूं। ओके, फिर फ्रांस की क्रांति 1789 में संपन्न होती है और उस समय पर वहां का शासक था लुई 16वां। लुई 16वां अत्यंत ही अयोग्य शासक था और अयोग्य होने के साथ साथ उसके ऊपर उसकी पत्नी का काफी प्रभाव था। मतलब उसकी पत्नी जो कहती थी वही लुई 16वां करता था। उसकी पत्नी अत्यंत फिजूल खर्च करती थी और फिजूल खर्च करने के कारण क्या होता था, राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ता था और उस राजकोष का भार की पूर्ति करने के लिए, उस राजकोष में जो खोखलापन आ रहा था उसकी पूर्ति करने के लिए जो शासक था, लुई 16वां जो शासक था, वो वहां की जनता अर्थात थर्ड स्टेट पर ज्यादा से ज्यादा कर आरोपित करता था। ठीक है, तो इससे क्या हुई, जनता क्या हो गई, हताश हो गई। ये हो गया राजनीतिक कारण। समझ में आया आपको? क्या लिखेंगे, एक बार फिर से बता रही हूं। यूरोप में इंग्लैंड को छोड़कर लगभग सभी देशों में दैवीय सिद्धांतों पर आधारित निरंकुश शासन मौजूद था। यहां तक कि लुई 14वां स्वयं को मैं ही राज्य हूं कहकर पुकारता था। फिर क्या लिखेंगे, लुई 16वां जिस समय पर फ्रांस की क्रांति हुई, तत्कालीन शासक जो था लुई 16वां अत्यंत ही अयोग्य शासक सिद्ध हुआ और इसके अलावा उस पर उसकी पत्नी का काफी प्रभाव था जो बहुत ज्यादा फिजूल खर्च करती थी और इस फिजूल खर्ची का भार राजकोष पर पड़ता था और राजकोष को पूर्ति करने के लिए, राजकोष पर अतिरिक्त जो भार पड़ता था उसकी पूर्ति करने के लिए थर्ड स्टेट पर क्या लगाया जाता था, कर लगाया जाता था, जिसके कारण जनता वहां की क्या हो गई, अत्यंत हताश हो गई और क्रांति का रोष उत्पन्न होता है। ये हुआ। फिर आप सेकंड क्या लिखेंगे? सेकंड मैंने आपको बताया था तात्कालीन जो वहां की जनसंख्या थी, तात्कालीन जो समाज था वो 3 भागों में विभाजित था। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज था उस पर पादरी वर्ग का प्रभुत्व था। मतलब फर्स्ट स्टेज में कौन आता था, पादरी वर्ग, जो चर्च के क्या हुआ करते थे, प्रमुख हुआ करते थे। जो सेकेंड स्टेज था वहां पर कौन आता था, कुलीन या अभिजात्य वर्ग। कुलीन को ही अभिजात्य वर्ग भी कहा जाता है। मतलब फर्स्ट स्टेज पादरी वर्ग, सेकेंड स्टेज कुलीन या अभिजात्य और सामंत वर्ग आते थे और थर्ड स्टेज में सामान्य जनता जिसमें किसान, मजदूर और मध्य वर्ग के लोग शामिल थे। ओके, जो करदाता था वो केवल थर्ड स्टेज था और जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज था वो कर नहीं देता था, जबकि थर्ड स्टेज जनसंख्या में अधिक था परंतु उसकी हर जगह हर क्षेत्र में उसकी भागीदारी कम थी, परंतु जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज था वो जनसंख्या में बहुत कम था और उसकी भागीदारी हर क्षेत्रों में थी। ठीक है, तो हम सेकेंड लिखेंगे सामाजिक दशा। सामाजिक दशा, और इसमें 3 स्टेज थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट विशेषाधिकार वर्ग थे, सेकेंड तक विशेषाधिकार वर्ग। ओके, थर्ड स्टेट था जो उसे बिल्कुल भी अधिकार प्राप्त नहीं थे, मतलब ये अधिकार विहीन वर्ग था, अधिकार विहीन वर्ग था। ओके, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट जो थे, आप ये सारी चीजें लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तात्कालीन समाज 3 भागों में विभक्त था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में पादरी वर्ग शामिल थे, पादरी वर्ग। सेकेंड स्टेट में सामंत एवं कुलीन वर्ग, सामंत व कुलीन वर्ग। एंड थर्ड स्टेट में मजदूर, किसान और मध्य वर्ग के लोग शामिल थे। ओके,
फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट की जनसंख्या थर्ड स्टेट से बहुत कम थी। इन दोनों की जनसंख्या इससे बहुत कम थी, परंतु फिर भी जितने भी उच्च पद होते थे, हर उच्च पदों में इन्हीं दोनों स्टेटों की नियुक्ति की जाती थी। मतलब जो वहां पर जो भी नौकरियां सेवाएं हुआ करती थी, वहां पर उनकी योग्यताओं के आधार पर नियुक्ति नहीं होती थी। योग्यताओं के आधार पर नियुक्ति नहीं होती थी। सामंत और कुलीन वर्गों के हाथ में था, जिसे ये चाहते थे उन्हें नियुक्त करते थे और केवल इन दोनों वर्गों की ही नियुक्ति की जाती थी। ओके, ये जो था ये वर्ग थर्ड स्टेट, ये जनसंख्या में बहुत अधिक था थर्ड स्टेट, और ये जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट था ये जनसंख्या में बहुत कम होने के बावजूद 40% भूभाग पर केवल इनका अधिकार था। कई गुना कम थे ये इनसे, थोड़ा बहुत कम नहीं, कई गुना कम थे, फिर भी 40% का जो भूभाग था वो इनके अधीन था। तो ये हो गया आपका सामाजिक दशा। ठीक है, कारण में क्या लिखेंगे आप? पहले राजनीतिक दशा लिखेंगे, राजनीतिक दशा में मैंने आपको समझाया। फिर सेकेंड लिखेंगे सामाजिक दशा, सामाजिक दशा में आपको ये चीजें लिखनी है। फिर हम अगला आते हैं। अगला मैंने आपको पृष्ठभूमि में बताया था कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध, अमेरिका में गृह युद्ध और सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। बढ़ चढ़कर भाग लेने से क्या हुआ? सैनिक क्षति होने के साथ साथ उसे आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ा। फ्रांस एकदम दिवालियेपन की कगार पर पहुंच चुका था। ठीक है, और उस आर्थिक क्षति की पूर्ति के लिए जो तत्कालीन शासक था लुई 16वां, उसने सन 1789 में वित्त मंत्रियों की नियुक्ति की कि आप देख रेख करो और अपने जो हमारा राज्य है उसकी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए कुछ कार्य करो, कुछ सुझाव दें। ओके, जो वित्त मंत्रियों का गठन किया गया, उन्होंने यह सुझाव दिया, कोलोन जैसे अर्थशास्त्रियों को बुलाया गया, कोलोन बहुत महान अर्थशास्त्री थे, उनको बुलाया गया। तो उन्होंने अपने सुझाव देते हुए यह कहा कि अगर आपको अपने देश को, समाज को दिवालियेपन से बचाना है, अपने देश को, फ्रांस को, तो आपको थर्ड स्टेट के साथ साथ फर्स्ट और सेकेंड स्टेट पर भी कर आरोपित करना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड क्या हो गया? थर्ड क्या लिखेंगे हम? राजनीतिक दशा हो गई, सामाजिक दशा हो गई, और थर्ड लिखेंगे आर्थिक दशा। आर्थिक दशा, और आर्थिक दशा में वही बातें जो मैंने अभी आपको बताई। क्या? सप्तवर्षीय युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध और अमेरिकी गृह युद्ध में फ्रांस ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसके कारण उसे सैनिक क्षति के साथ साथ आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ा और फ्रांस क्या हुआ? दिवालियेपन का शिकार होने लगा। और इन सब स्थितियों को देखते हुए तत्कालीन शासक लुई 16वां ने वित्त मंत्रियों की नियुक्ति की, और वित्त मंत्री तथा कोलोन जैसे अर्थशास्त्रियों ने यह सुझाव दिया कि अगर आपको देश को खोखलेपन से बचाना है या दिवालियेपन का शिकार होने से बचाना है, तो आपको थर्ड स्टेट के साथ साथ फर्स्ट और सेकेंड स्टेट पर भी कर आरोपित करना पड़ेगा। परंतु इन कारणों से क्या होता है? फर्स्ट और सेकेंड स्टेट कर देने से मना कर देता है और क्रांति के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। मतलब जनता में रोष उत्पन्न हो जाता है और जनता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। जनता कौन? थर्ड स्टेट के लोग। ओके, थर्ड स्टेट के लोग। ये हो गई आर्थिक दशा। याद रहेगा, राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया। अब हम अगला चलते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्रांति नहीं होती। क्यों नहीं होती? भले ही जो थर्ड स्टेट था, किसान मजदूर वर्ग था, जनसंख्या में ज्यादा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब आपके अंदर नेतृत्व क्षमता का अभाव हो। जनसंख्या ज्यादा होने के बावजूद देखिए, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट जो था उसमें अच्छी नेतृत्व क्षमता थी और एक दूसरे की बातों को मानना, एक दूसरे के सुझावों को मानना। लेकिन जो थर्ड स्टेट था वो भले जनसंख्या में ज्यादा, अब जनसंख्या में भले ज्यादा है, लेकिन क्या होगा? कोई व्यक्ति कुछ और बोलेगा, कोई व्यक्ति कुछ और बोलेगा, सब अलग अलग ढर्रे पर जाएंगे और आपस में ही उनके फूट हो जाएगी। ओके, तो इससे क्या होगा कि क्रांति की तो बात दूर, आपस में ही वो अपना मैटर सुलझाते रहेंगे। इस कारण क्या हुआ? थर्ड स्टेट में एक मध्य वर्ग की उत्पत्ति होती है। मध्य वर्ग, जैसा कि मैंने बताया था, मध्य वर्ग जो था वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न था, क्योंकि मध्य वर्ग में डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, लेखक जैसे व्यक्ति शामिल थे।
आर्थिक स्थिति तो इनकी मजबूत थी, किंतु उन्हें समाज में वह स्थान प्राप्त नहीं था जो उन्हें प्राप्त होना चाहिए था। मतलब उन्हें ना कोई सामाजिक स्थान प्राप्त था, उनकी सामाजिक दशा अत्यंत कमजोर थी, राजनीतिक दशा अत्यंत कमजोर थी। मतलब जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो लोग थे वो उन्हें अधिकार विहीन कर दिए थे, और मतलब उनकी कोई बातें मानी नहीं जाती थी। केवल आर्थिक दशा उनकी अच्छी थी, मतलब पैसे से वो ठीक थे, क्योंकि वकील डॉक्टर तो पैसे से तो सही होंगे ही। ठीक है, तो आर्थिक दशा के बाद हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट, मध्य वर्ग की उत्पत्ति। ओके, इसमें क्या लिखेंगे कि थर्ड स्टेट जनसंख्या में अधिक होने के बावजूद उनमें नेतृत्व क्षमता का अभाव था, परंतु मध्य वर्ग की उत्पत्ति होने से क्रांति का एक आधार तैयार हो जाता है। इन मध्य वर्ग को बता देंगे कि ये थे क्या। मध्य वर्ग जो थे उनके अंतर्गत वकील डॉक्टर लेखक इत्यादि व्यक्ति आते थे, जिनकी आर्थिक दशा तो मजबूत थी, किंतु सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत क्या थे, पिछड़े हुए थे। इनकी उत्पत्ति होने से क्या होता है, एक नेतृत्व क्षमता का विकास होता है और क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ठीक है, आशा करती हूँ समझ में आया होगा आपको। अच्छे से लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ वो आप लिख सकते हैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग। फिर मैंने आपको बताया था कि जब फर्स्ट और सेकेंड स्टेट कर देने से मना करते हैं, जब मना कर देते हैं, उस स्थिति में राजा लगभग 175 वर्ष के बाद स्टेट जनरल की बैठक बुलाता है। स्टेट जनरल की बैठक में क्या होता है, मतदान को लेकर दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष कौन कौन से, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट एक साइड थे और थर्ड स्टेट एक साइड था। मतदान पद्धति को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो जाता है। विवाद क्यों? क्योंकि वो जो थर्ड स्टेट था वो जनसंख्या में अधिक होने के बावजूद अल्पमत था। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट जो था वो जनसंख्या में कम होने के बावजूद क्या थे, बहुमत थे। तो मतदान पद्धति को लेकर दोनों में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, और फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट थर्ड स्टेट के साथ बैठने को मना कर देता है। जब वह ये दोनों स्टेट मना करते हैं इनके साथ बैठने को, तो थर्ड स्टेट जो है वो इसे अपना घोर अपमान समझता है और सभा का बहिष्कार करता है और स्वयं को संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि मानता है। ठीक है, इसके बाद जब वह बैठक का बहिष्कार कर वहां से उठते हैं और स्वयं को संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि मानते हैं और पास के टेनिस कोर्ट में जाकर वहां पे थर्ड स्टेट अपनी बैठक करते हैं। बैठक के बाद राष्ट्रीय सभा की बात निकल कर आती है और राष्ट्रीय सभा के बाद संविधान सभा के निर्माण की बात कही जाती है। संविधान सभा के निर्माण की बात जब फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के पास पहुंचती है तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट इसे मना कर देता है, मतलब इससे स्वीकार नहीं करता, संविधान सभा की बात स्वीकार नहीं करता। इसके कारण क्या हो जाता है, थर्ड स्टेट में रोष उत्पन्न होता है और वो बास्तील के किले पर क्या करती है, आम जनता आक्रमण कर देती है। बास्तील के किले में कुछ कैद होते हैं, वहां पर बहुत सारे कैद थे। कैदियों को छुड़ा लिया जाता है, कैदी वहां से भाग जाते हैं और बास्तील के किले में जितने बंद हथियार रखे हुए थे सारे हथियारों को और खजानों को लूट लिया जाता है। यह घटना बास्तील का पतन के नाम से जानी जाती है और यह यहाँ से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, आगे की जो स्टोरी है ये एक कारण हुआ, आगे की जो स्टोरी है वो घटनाओं में हम पढ़ेंगे कि और इसके आगे फिर क्या घटनाएं होती हैं। तो जो मैंने आपको ये अभी स्टोरी बताई इसको हम कहते हैं तात्कालीन। इसमें कोई समाज का हस्तक्षेप था, सबकी भूमिका थी इसमें, लेकिन स्पेशल तौर पे अगर हम देखा जाए तो ये तात्कालीन कारण बना बास्तील का पतन। तो लास्ट क्या लिख लेंगे हम, तात्कालीन कारण। ओके, तो क्या क्या आपको समझ में आया? पहला, राजनीतिक हमने दशा देख ली, सेकंड सामाजिक दशा देख ली, थर्ड हमने आर्थिक दशा देख ली, नेक्स्ट हमने मध्य वर्ग की उत्पत्ति देख ली और लास्ट हमने तात्कालीन कारण देख लिए। अब इसके डिस्क्रिप्शन में आप जितना आपको समझ में आ रहा हो, जैसा समझ में आ रहा हो आप वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे फ्रांस की क्रांति में कुछ दार्शनिकों की भी भूमिका रही, जैसे रूसो, मॉन्टेस्क्यू आदि का आपने नाम सुना होगा। इन सब ने इस क्रांति में आखिर अपना क्या योगदान दिया, क्या प्रत्यक्ष रूप से ये लड़े या क्रांति के लिए रोड पर आए, ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, इन सब की हम चर्चा अगले वीडियो में अपने करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दार्शनिकों की भूमिका फ्रांस की क्रांति में। ठीक है, तो आप ये याद करें, कॉपी में नोट करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।